अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपको पता है क्योंकि स्मार्ट पैरी एआई जो है वो इंग्लैंड में स्टूडेंट वीज़ास के मामलात को देख रही है, तो उसी का दायरा कार वसी करते हुए अब हम आपको टर्किश जो स्टूडेंट वीज़ास हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बल्कि पूरा का पूरा एक जो निज़ाम है वो आपको समझाते हैं। और इस्तांबुल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेशली उसकी वजह से कि आपको पता चले कि तुर्की क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और कितना वहां पे एक्सपेंस आता है और किस तरह से इजीली वो अपना जो है यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन चल रही है, पीक टाइम है एडमिशंस का। कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुर्की के लिए सबसे पहले तो जो इजी पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इजी है कि और फीसिस दो चीज़ें सबसे मेन होती है यहाँ पर। सही है। और स्टूडेंट्स को जो है आइट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सही है, वेरी गुड। प्लस यहाँ पे जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन है, तो आपको ये भी एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो फीस की अगर मैं बात करूँ बैचलर की, आप $2000 से स्टार्ट करते हैं, ये ईयरली फीस होती है। अगर आप मास्टर पे जाते हैं तो $2500 में आपका कंप्लीट मास्टर होता है। ये वन टाइम फीस होती है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते यूनिवर्सिटी को। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इसको वो स्टूडेंट जो बाकी कंट्रीज़ नहीं जा सकते, शेंजन वगैरह नहीं जा पाते, तो उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो तुर्की आए। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ का अच्छा है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके लिए। बैचलर में आपको जो आपकी इंटर की डिग्री है और मैट्रिक में जो आपकी इंटर की जो आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है वो चाहिए होता है। ये सिंपल है। इसके अलावा आपकी जो एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी बड़े ईजी होते हैं। उसमें आपको बस आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है सारे वो रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अलावा जो है आपके जो भी स्पॉन्सर होता है, आपके वालिद साहब हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर उनका बिजनेस करते हैं तो वो, अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स उसकी लगती है। इसके अलावा क्या है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है, वो रिक्वायर्ड होता है। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये करके आप तुर्की आ सकते हैं और बड़ा इजी प्रोसेस है। ठीक है इकराम भाई, लिविंग के बारे में थोड़ा हमें बताइए। यहाँ पे जैसे लेट से मिसाल के तौर पे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, राइट? जैसे इंग्लैंड में तो बहुत ही महंगा निज़ाम है, MRES पे कोर्स जो है उस पर सिर्फ एडमिशन मिलता है फैमिली के साथ, और वो भी तकरीबन 20,000 18,000 पाउंड्स उसकी फ़ीस है पर एनम की। और उसके बाद फिर 18 महीने का PSW मिल जाता है। तो थोड़ा यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बताइए, और जो लोग PhD और मास्टर्स करना चाहते हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। और रहने के एक्सपेंसेस, लेट से अगर 2 बच्चे हैं, बेगम है और हस्बैंड है, 4 बंदों की फैमिली है, तो एक्सपेंसेस उसके कितने होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताइएगा हमें प्लीज़। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, थोड़ी सी महंगाई है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने जिस तरह पूछा कि हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, वो यहाँ पर अगर रहते हैं और हस्बैंड अगर यहाँ जॉब करते हैं, तो लेट से सिर्फ अगर रेंटल की आप बात करें तो $600 आप लगा लें कि आपका रेंट, और तकरीबन 600 to 700 आपके जो है एक्सपेंसेस हो जाते हैं ग्रोसरी वगैरह पे और बाकी चीज़ों पे। तो $1300 से $1500 के बीच में बंदा रह सकता है, खा पी सकता है यहाँ पे। जी, इसके अलावा अगर बाकी चीज़ें आप देखते हैं ना, जैसे घूमना फिरना हो गया और आपकी शॉपिंग्स वगैरह हो गई, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, वो तो आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। वो उतना करेंगे। लेकिन अगर आप UK से या शेंजन वगैरह से कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ ये इन वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की फ़ीस में और UK और शेंजन की फ़ीस में बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा है। वो तो मैंने आपको बताया, तकरीबन वहाँ पे मास्टर्स की जो फीस है 16,000 17,000 तकरीबन इतनी है, पाउंड्स। और यहाँ पे आप मास्टर्स $2500 में भी मिनिमम यहाँ पे इस तरह के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं कि $2500 उसकी पूरे मास्टर्स की फ़ीस होती है। तो आप अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक फ़ीस में फ़र्क है, फिर एक्सपेंसेस भी आपके यहाँ कम होते हैं। तो PhD का अगर करें, सॉरी PhD की बात करें, तो PhD की क्या होती है फीसेस वगैरह तकरीबन? PhD की तकरीबन $4,000 से $4,500 में आपको एडमिशन मिल जाता है, और वो भी वन टाइम फ़ीस होती है पूरे 4 साल की। पूरे 4 साल। एक्चुअली PhD मैक्सिमम आप 4 साल में यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, उससे जल्दी भी कर सकते हैं? उससे जल्दी भी कर सकते हैं। थीसिस वगैरह अपनी रिसर्च वगैरह कंप्लीट कर दें तो बेहतर हो सकता है। 3 साल में आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है और 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो आप 4 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे होते हैं साथ में, तो वो कोशिश यही करते हैं कि आप वो 4 साल में ही कंप्लीट करें। आफ्टर 4 ईयर्स जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको आफ्टर स्टडीज़
इकामत भी मिलती है। अच्छा, जी, उसके बाद भी आप यहाँ रह सकते तो जॉब यहाँ पे मिल जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैं, इजीली मिल जाती है जॉब का कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, लेट से अगर आप फैमिली के साथ हैं और एक बंदा जॉब कर रहा है, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप चाहे, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ते हुए भी 1500 से $2000 भी कमा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हो और इतने पैसे कमा रहे हैं? जी। ओके, मतलब वो स्ट्रेस नहीं है यूके वाला जैसे होता है, हर बच्चे को हर साल की फीस की टेंशन होती है, अभी बस फीस देनी है, अभी नहीं, फीस देनी है। फीस की तो फीस तो यहाँ पे है ही नहीं इतनी, 2500 3000 तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है, तो समझ लो। फीस की तो कोई टेंशन नहीं है। एक अच्छा। लेट से अगर एक बच्चा है वो कोई छोटी मोटी जॉब भी कर रहा है, तो मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वो 28,000 ले रहा है। ओके, ठीक है। डॉलर कितने बनते हैं तकरीबन वो? अराउंड ये बन गए $700, $700 बन गए। तकरीबन $700 बन गए। लेकिन ये आपकी सैलरी जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई भी जॉब, मतलब बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है। जब आपने जॉब स्टार्ट की फर्स्ट टाइम, आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में, कॉल सेंटर में, किसी रेस्टोरेंट में, तो मिनिमम आपको 28,000 लीरा सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह है कि जब आप किसी एक जगह पर काम कर लेते हो कुछ अरसे तक, तो आपकी सैलरी जल्दी ही बढ़ाते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर कितना है यहाँ पे टर्किश में और उसमें? लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। आपको हम सजेस्ट भी यही करते हैं, जो भी लोग यहाँ आते हैं हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कोशिश करें, सबसे पहले आप लैंग्वेज जल्दी जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं सीखें, तो उससे ज्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे यहाँ पे, राइट? बिल्कुल। लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये मसला नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपको कोई और मसले मसाइल होंगे। जितनी जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे उतना आपको ग्रो करने में ईजी होगा। अच्छा, तो एडमिशंस कब स्टार्ट हो रहे हैं, आने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से क्या मामला हैं, वो थोड़े बताइएगा। एडमिशन्स तो अभी स्टार्ट है अच्छा। यहाँ पे फरवरी या मार्च के बाद जो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सितंबर अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चल रही होती है। रजिस्ट्रेशन चल रही होती है, बिल्कुल। लेकिन इसमें जो अर्ली आते हैं ना, पहले ही आते हैं तो कोटा फुल हो जाता है ना बाद में, हाँ, तो ओके। मर्जी के कोर्सेज नहीं मिलते हैं। ओके। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि क्लासेस इवनिंग में होती है। तकरीबन evening में होती ओके है। ओके। अगर बहुत जल्दी भी क्लास होगी इवनिंग में तो 5 बजे, वरना तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर 6 बजे के बाद क्लासेस होती है। अच्छा। वो पूरा दिन काम कर सकते हैं इजीली। हाँ, बैचलर वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन वो ये करते हैं कि मतलब एक हफ्ते में एक क्लास ली, दूसरे हफ्ते में दूसरी। और पीएचडी वालों के लिए? पीएचडी वालों के लिए भी तकरीबन ऐसे ही है, इवनिंग में क्लास। रिसर्च बेस है तो उसमें आपको प्रोफेसर के साथ ज्यादा एंगेज होना पड़ता है। सही है। और वो आपकी रिसर्च असाइनमेंट बेस होता है, आपको पता है। सही बात है। डिपेंड करता है कि आप कौन से पीएचडी में आते हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी ने लेट से अगर कोई बच्चा देख रहे हैं, अभी उनके वालिदैन देख रहे हैं, उन्होंने प्रोसेस शुरू करना है, तो उसका स्टेप क्या है? मतलब फर्स्ट स्टेप हमारी जो वेबसाइट वगैरह उस पर रब्ता करें, नंबर पे रब्ता करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या भेजें अपने, क्या जैसे इंग्लैंड के लिए हमारा बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मामला है कि जिसने भी एडमिशन लेना है वो ईमेल कर देता है अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी, उसको हम रिव्यू करके यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनको एडमिशन ले देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही है कि वो अगर बैचलर का स्टूडेंट है तो उसने अपने मैट्रिक के जो सनद और मार्कशीट, प्लस उसके बाद इंटर के जो सनद और मार्कशीट है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स ये होंगे उसके। इसके अलावा पासपोर्ट, सही है। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, मदर नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट फोन मोबाइल नंबर, बस ये चीजें एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड। दैट्स इट, ये ईमेल कर देनी है और उसके बाद बिल्कुल उसका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। हम ऑफर लेटर निकालेंगे। बैचलर का तो जल्दी निकल आता है, विद इन वीक ऑफर लेटर आ जाता है, यूनिवर्सिटी से आ जाता यूनिवर्सिटी से आ जाता है। फिर उस बच्चा वहां से फीस पे करता है, तो जो फीस की ड्यूरेशन है पाकिस्तान से वो 5 दिन लेता है। अच्छा, स्टेट बैंक टू स्टेट बैंक जो गिरने में यहाँ पेमेंट गिरने में टाइम लगता वो है। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म हो जाता है फीस, तो 1 या 2 दिन के अंदर पे एक्सेप्टेंस आ जाता है। यानी टोटल जो प्रोसेस है बैचलर वाले स्टूडेंट का वो 2 वीक्स का है हमारी तरफ से। और मास्टर्स और पीएचडी का? मास्टर वालों का ये है कि वो ऑफर लेटर निकलने में सम टाइम 10-12 दिन लगते हैं। ठीक है। और एक्सेप्टेंस भी इतना ही टाइम सम टाइम। तो मतलब महीने का प्रोसेस है समझ लो पीएचडी और मास्टर्स का, राइट? मैक्सिमम महीने का प्रोसेस है। महीने, आप पीएचडी में आए, मास्टर्स में आए या बैचलर्स में आए, 1 महीने से ज्यादा आपका नहीं लगता। आपके सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, फीस पे हो गई, फिर उसके बाद एमएससी में जाके वीजा अप्लाई कर देते हैं। और उसके लिए एडमिशन के लिए हमें टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करें, तो इतने में उनसे वो सीट निकल जाती है। ओके, ओके। वो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से अटेस्टेशन के लिए दे दें। That's जब it. तक ये प्रोसेस भी होता रहेगा, यानी 2 वीक्स में ये प्रोसेस होगा, 2 वीक्स में उसका वो प्रोसेस भी हो जाएगा। सही है। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो पैरेलल में काम हो जाएंगे। अच्छा, अटेस्टेशन हायर एजुकेशन कमीशन की चाहिए? बिल्कुल। अगर मास्टर स्टूडेंट है तो उसके जो बैचलर की डिग्री है वो HEC प्लस मोफा से अटेस्टेड चाहिए। ठीक है। और जो
जो मैट्रिक और इंटर है वो IBCC से अटेस्टेड प्लस मोफा से चाहिए। ठीक है। पहले उसने IBCC और HEC की अटेस्टेशन करनी है, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा में ले जाके वहाँ से अटेस्टेशन करनी है। दैट्स इट। और PhD वाले के लिए क्या करना है? सिंपल ही सेम अपनी डिग्री को अपने उससे अपना मोफा से HEC से और मोफा से अटेस्टेशन करवा के भेज देनी है। हार्ड कॉपीज तो नहीं चाहिए, प्रिंट मतलब ईमेल ही चलेंगी सारी की सारी, या ओरिजिनल पेपर के लिए हमें सिंपल चाहिए? सिंपल चाहिए। जब एम्बेसी जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा। ओके, मतलब एम्बेसी वीजा के लिए जब जाएगा बंदा तो सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उस वक्त अपने साथ ओरिजिनल, तो वो वहां पे उसको उसी ब्याह पे फिर वीजा दे देंगे नॉर्मली। रिफ्यूजल केसेस कितने होते हैं? रिफ्यूजल कितने % चांस है एक्सेप्टेंस आने के बाद, फीस पे होने के बाद रिफ्यूजल चांस है? कोई एक्सपीरियंस है आपका? पिछले 1 साल से अगर मैं इस पे बात करूँ ना, तो वीज़ा जो रेशियो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, तुर्की की तरफ से। तुर्की की जो तरफ पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन है ना, हाँ। अगर इसकी हम बात करें ना, इस साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्कीम आया था उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स भी भेजे। ओके। उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के करीब आए और एजुकेशन के हवाले से भी इनके स्टूडेंट जो है ना जाए तुर्की भी जाए पढ़ने के लिए। अच्छा। तो अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम्स देता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम वीज़ा जो रेशो है वो बढ़ा रहे हैं उस मुल्क। तो मतलब इन शॉर्ट जो तुर्की है वो इस वक्त एक बेहतरीन गेटवे भी बन सकता है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लैंड को या दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो एक निज़ाम है तुर्की का। बाकी हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन जो मामला जो हालात जो मैंने क्योंकि सुना ना, जब मेरी बात हुई इनसे तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव एक पैकेज है। ये मेरा ख्याल है ऐसी बात है कि लोग नॉर्मली बताते नहीं है ज़्यादा, मेरा ख्याल है कोई ढोल नहीं पीटा हुआ लोगों ने। तुर्की जैसे ओमान बड़ा अंडररेटेड था, ओमान को मैंने हाईलाइट किया, तो इसी तरह तुर्की भी बड़ा मेरा ख्याल है अंडररेटेड है। और तुर्की का सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट ही इतना चीप और ये नहीं है, तुर्की का इसके अलावा भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने रिसर्च की, यहाँ पे लोगों से बात की, हाल अहवाल की, तो पता चलिए उसके अंदर प्रॉपर्टी बाइंग का एक मामला है, वो है, फिर रेजिडेंसी का है, फिर यहाँ पे TRC जिसको बोलते हैं राइट आप लोग, जैसे जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड वगैरह का होता है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। और फाइनल वर्ड्स कुछ बोलना चाहें? अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं ना, जिनको शेंजन कंट्रीज़ वगैरह या UK या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा रेशो जिस तरह आपको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू होता है, फिर बैंक स्टेटमेंट में उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं जा पाते हैं। तो अगर वो वहाँ से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो टर्की आते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ इरास्मस प्रोग्राम भी हर यूनिवर्सिटी में होता है। वो यहाँ आने के बाद 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद इरास्मस प्रोग्राम का टेस्ट दे के भी यहाँ से 1-2 सेमेस्टर के लिए शेंजन जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी मतलब ट्रांसफर हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली, यहाँ पे इरास्मस प्रोग्राम के भी ऑप्शंस हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। ओके। अगर आपके मार्क्स थोड़े से बेहतर होते हैं, 2.5 CGPA वाला इरास्मस प्रोग्राम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। फिर उसका एक एग्जाम होता है, वो अगर वो पास करता है तो वो जा सकता है। तो मतलब यहाँ से गेटवे बनाए और यहाँ से फिर यूरोप निकल सकते हैं बंदे। बिल्कुल। चलें जी, ये तो वेरी गुड हो गया। तो बस ये सारी डिटेल्स हैं, मेरा ख्याल है मजीद भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और ईमेल करें हमें, इंशाल्लाह हम आपसे जो है जो भी गाइडेंस होगी। साथ ही ख्याल है कि आप तुर्की को एज ए गेटवे इस्तेमाल करें, बजाय इसके घर पे बैठ के अपने सालों को आप ज़ाया करें। तुर्की आएँ और यहाँ से फिर जो भाई ने बताया है कि ये प्रोग्राम आप लेके यूरोप भी जा सकते हैं, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे ने इजाज़त, बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रॉपर गाइड किया तुर्की के हवाले से लोगों को। इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, और ज़रूर जो है आप जब आएंगे तो आप इन्हें जो है ना वो देखेंगे यहाँ पे तुर्की में, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे लोग।